गुड आफ्टरनून। आज हम यहाँ पर फिजिक्स में बोहर का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। इससे पहले हमने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड का अल्फा कण स्कैटरिंग जो प्रयोग था वो पढ़ा। तो अब इसके बाद बोहर का परमाणु मॉडल पढ़ रहे हैं हम। तो सन 1913 में प्रोफेसर नील्स बोहर ने इन्होंने जो है प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करके रदरफोर्ड के मॉडल की जो कमियां थी उनको दूर किया, उनमें संशोधन किया। तो सन 1913 में प्रोफेसर नील्स बोहर ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का यूज करके रदरफोर्ड के मॉडल में सुधार किया और उनकी रदरफोर्ड मॉडल की जो कमियां थी उनको दूर किया और तब जो है परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम को समझाया उन्होंने। तो बोहर ने परमाणु के बारे में जो अपना मत दिया उसको हम बोहर का परमाणु मॉडल कहते हैं। तो बोहर का परमाणु मॉडल क्या है, इन्होंने परमाणु के बारे में क्या क्या कहा है, तो इसके जो पॉइंट हैं वो वन बाय वन मैं आपको समझा रहा हूँ। तो पहला पॉइंट क्या है इसका कि परमाणु के केंद्र में एक सूक्ष्म धनावेशित संरचना होती है जिसको नाभिक कहते हैं। कि परमाणु के केंद्र में एक सूक्ष्म धनावेशित संरचना है जिसको नाभिक कहा जाता है। इस पे धनावेश होता है और इस पर परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित रहता है। यही बात रदरफोर्ड ने भी कही थी, यही बात बोहर ने भी कही है परमाणु के बारे में कि परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित संरचना होती है जिसको नाभिक कहा जाता है और इस पर परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित रहता है। बहुत थोड़ा द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों का भी होता है, तो वो नाभिक की तुलना में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, नगण्य होता है और नाभिक पर होता है धनावेश। तो यदि हम ये मान लें कि नाभिक पर जो धनावेश है वो नाभिक का परमाणु अगर तत्व का परमाणु क्रमांक Z है, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक Z हो तो नाभिक का आवेश Z इंटू E होगा, जहां E क्या है, ये मूल आवेश है। मूल आवेश का मतलब इससे कम आवेश संभव नहीं है, मूल आवेश है। ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश भी कह सकते हैं इसको, और इसका मान होता है 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम। वह न्यूनतम आवेश जिससे कम आवेश संभव न हो, उस न्यूनतम आवेश को हम मूल आवेश कहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन का आवेश। ये तो नाभिक का आवेश हो गया Z इंटू E। तो ये बोहर के अनुसार नाभिक धनावेशित कण है, परमाणु के केंद्र में सूक्ष्म धनावेशित कण नाभिक कहलाता है और परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित रहता है। और नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जैसे ये नाभिक है माना, तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में चक्कर लगा रहे होंगे पहली कक्षा में, ये जैसे नाभिक है, ठीक है। ऐसे ही दूसरी कक्षा है, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगा रहे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन है। तो विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये बात जो है बोहर ने कही। ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और इनको वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल
नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले वैद्युत बल से प्राप्त होता है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या कहा है इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। और इसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन को वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच उत्पन्न वैद्युत बल से प्राप्त होता है। नाभिक व इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला वैद्युत बल, और ये वैद्युत बल प्राप्त होगा किससे? कूलाम के नियम से। तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है वही वैद्युत बल इलेक्ट्रॉन को आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। तो यानी अभिकेंद्र बल किसके बराबर हो जाएगा? नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले वैद्युत बल के बराबर। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि नाभिक पर अभिकेंद्र बल का मान कितना, ये इलेक्ट्रॉन का अभिकेंद्र बल कितना आएगा? तो माना ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका द्रव्यमान है m। तो यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो, इलेक्ट्रॉन जिस त्रिज्या के पथ पर वृत्तीय गति कर रहा है तो वृत्तीय पथ की त्रिज्या वो r है। यदि इलेक्ट्रॉन के वृत्तीय पथ की त्रिज्या r हो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो, इलेक्ट्रॉन का वेग v हो, तो तब अभिकेंद्र बल आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का, तब अभिकेंद्र बल का सूत्र हो जाएगा mv²/r। ये हमने 11वीं में पढ़ा भी है कि अभिकेंद्र बल बराबर mv²/r, जहां m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v इलेक्ट्रॉन का वेग और r क्या है? वृत्तीय पथ की त्रिज्या, ये त्रिज्या। इसी प्रकार से अगर इलेक्ट्रॉन पे आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश E है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश स्मॉल e और नाभिक पर आवेश, अभी बताया था हमने नाभिक पे आवेश Ze है। यदि नाभिक का परमाणु क्रमांक Z हो तो नाभिक पे आवेश क्या आ जाएगा? Ze। और इलेक्ट्रॉन का आवेश स्मॉल e। तो इन दोनों आवेशित कणों के बीच, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच जो वैद्युत बल उत्पन्न होगा, वैद्युत प्रतिकर्षण बल, वो हम प्राप्त करेंगे कूलाम के सूत्र से। तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच वैद्युत बल आ जाएगा कूलाम के सूत्र से नाभिक एवं इलेक्ट्रॉन के मध्य वैद्युत बल, वो कूलाम के नियम से निकलेगा। Fe बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के Q1 Q2/r²। तो Q1 का मतलब होगा नाभिक का आवेश प्लस Ze, और Q2 का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश -e, ठीक है, और अपॉन r², जहां r क्या है? नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी है, या इलेक्ट्रॉन के वृत्तीय पथ की त्रिज्या है। तो ये हो गया नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला वैद्युत बल। और अभिकेंद्र बल अभी हमने देखा था, यहाँ पे अभिकेंद्र बल कितना आया था? वो आया था mv²/r। तो अब हम यहाँ पे
बोहर के परमाणु मॉडल के पहला जो पॉइंट है उसकी बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक पर संपूर्ण धनावेश केंद्रित रहता है और नाभिक पर लगभग संपूर्ण द्रव्यमान भी केंद्रित रहता है परमाणु का, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और इलेक्ट्रॉन को वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाने के लिए अभिकेंद्र बल नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच के वैद्युत बल से प्राप्त होता है। तो अब हम यहाँ पर ये सूत्र लगा देंगे कि अभिकेंद्र बल बराबर वैद्युत बल। तो अभिकेंद्र बल का मान क्या आया, mv²/r ये वाला, और वैद्युत बल मतलब नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच का वैद्युत बल ये वाला। तो ये आ जाएगा, इसका मान क्या आया 1/4πε0 k इंटू क्या आ गया ZE इंटू E यानी ZE²/r²। तो ये आ गया हमारा यहाँ पे अभिकेंद्र बल बराबर वैद्युत बल का मान। ठीक है, तो जब ये अभिकेंद्र बल इस वैद्युत बल के बराबर होगा तब जाके ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उस वृत्तीय पथ पे वृत्तीय गति कर पाएगा। यहाँ पर ऋण चिन्ह जो है ये आकर्षण बल को शो कर रहा है कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच वैद्युत आकर्षण बल लगता है। दूसरा पॉइंट इस परमाणु मॉडल का ये है कि इलेक्ट्रॉन हर संभव कक्षा में चक्कर नहीं लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और इन वृत्ताकार कक्षाओं को स्थायी कक्षा कहते हैं। और इन कक्षाओं में चक्कर लगाने के दौरान इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकिरित नहीं करते हैं। ऊर्जा को न तो उत्सर्जित करते हैं न तो ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। यानी जब इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षाओं में गति करते हैं तो उस दौरान न तो वो ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं न अवशोषित करते हैं। ठीक है। तीसरा, और इस दौरान स्थायी कक्षा किसे कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन हर संभव कक्षा में चक्कर नहीं लगाते हैं, कुछ विशेष कक्षा में चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम स्थायी कक्षा कहते हैं। और स्थायी कक्षा वे कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज के बराबर होता है, उन कक्षाओं को स्थायी कक्षा कहते हैं। माना दूसरे नंबर की स्थायी कक्षा है, माना इलेक्ट्रॉन दूसरे नंबर की कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो n का मान 2 हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन 5वें नंबर की कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो n का मान 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये n क्या है यहाँ पे कक्षा की संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं इसको। तो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। तो यहाँ पर माना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, पथ की त्रिज्या r है और इलेक्ट्रॉन का वेग जो है माना v है, तो कोणीय संवेग हो जाएगा mv/r। m द्रव्यमान हो गया इलेक्ट्रॉन का, v क्या हो गया इलेक्ट्रॉन का वेग हो गया, r क्या हो गया वृत्तीय पथ की त्रिज्या हो गया। तो ये किसके बराबर हो जाएगा nh/2π। तो जब ये कंडीशन संतुष्ट होगी तो जिस कक्षा के लिए ये कंडीशन संतुष्ट होगी उसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। यहाँ n क्या है, ये n है मुख्य क्वांटम संख्या, और इसका मान है 1 2 3 4, यानी ये कक्षा की संख्या है। n मतलब कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या। n का मान 1 होगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में चक्कर लगा रहा है, n का मान 2 होगा तो इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में चक्कर लगा रहा है। ऐसे हम अन्य कक्षाओं के लिए भी कर सकते हैं। तीसरा इसका mvr क्या है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। इस मॉडल की जो तीसरी बात थी
कि नाभिक जो है इलेक्ट्रॉन की तुलना में बहुत भारी कण है, इसलिए नाभिक इलेक्ट्रॉन की तुलना में लगभग क्या है, स्थिर है। नाभिक इलेक्ट्रॉन की तुलना में स्थिर है, कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नाभिक के द्रव्यमान की तुलना में बहुत कम है, नाभिक इलेक्ट्रॉन से काफी भारी कण है, अतः यह माना जा सकता है कि नाभिक की गति इलेक्ट्रॉन की गति की तुलना में लगभग क्या है, स्थिर है। चौथा पॉइंट जो है कि अपनी कक्षा में किसी कक्षा में गति के दौरान इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता है, परंतु यदि इलेक्ट्रॉन को, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इसको कहीं से ऊर्जा मिल गई, जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था माना, इसको कहीं से ऊर्जा मिल गई, ठीक है, यहाँ से इसको कहीं से ऊर्जा मिल गई, माना यहाँ पर हमने न्यू आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया, तो न्यू आवृत्ति का प्रकाश आपतित होने पर ऊर्जा क्या हो जाएगी, E=H न्यू। तो यदि हम यहाँ पे E ऊर्जा का प्रकाश आपतित करते हैं तो यहाँ पर का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस ऊर्जा को अवशोषित करेगा, और तब ये जो है ऊर्जा को अवशोषित करके किसी उच्च कक्षा में चला जाएगा। तो बोहर के अनुसार कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर से कुछ ऊर्जा मिल जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को अवशोषित करके उच्च कक्षा में पहुंच जाता है, ऊपर वाली कक्षा में पहुंच जाता है, अधिक ऊर्जा वाली कक्षा में पहुंच जाता है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में गतिमान इलेक्ट्रॉन को जब बाहर से ऊर्जा मिलती है तो यह इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में पहुंच जाता है, और इस उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा तो इस समय इलेक्ट्रॉन कहलाएगा उत्तेजित अवस्था में। तो जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करके किसी उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में पहुंच जाता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में कहलाता है। इस उच्च कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है 10⁻⁸ सेकंड तक ही रहता है, यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं रहता, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 10⁻⁸ सेकंड तक रहता है, और इसके बाद इतने समय के बाद इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा को छोड़ के, यानी जितनी ऊर्जा अवशोषित की थी उतनी ऊर्जा को छोड़ेगा या उससे कम ऊर्जा को छोड़ेगा, तो इतने समय के बाद इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को छोड़ते हुए निचली कक्षाओं में या निम्न ऊर्जा वाली कक्षाओं में वापस आता है। तो चौथा पॉइंट क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन को कहीं से ऊर्जा प्राप्त होती है तो इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में पहुंच जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में कहलाता है, एक्साइटेड स्टेट में कहलाता है। उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन 10⁻⁸ सेकंड तक ही रह पाता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को उत्सर्जित करके निम्न ऊर्जा वाली कक्षाओं में प्रवेश करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर उदाहरण के लिए ले रहे हैं कि माना ये जो अंदर वाली कक्षा है इसकी ऊर्जा है E1, ठीक है, और ये बाहर वाली जो कक्षा है इसकी ऊर्जा है E2। तो E2 इज ग्रेटर देन E1, इस कक्षा की ऊर्जा अधिक है, इस कक्षा की ऊर्जा क्या है, कम है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, इसको H न्यू ऊर्जा का प्रकाश मिला, इस इलेक्ट्रॉन ने H न्यू ऊर्जा का प्रकाश अवशोषित किया और ये उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में पहुंच गया। यहाँ पर 10⁻⁸ सेकंड तक रहेगा, उसके बाद ये फिर क्या आएगा, वापस आएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन इसके बाद फिर वापस माना इसी कक्षा में आता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऊर्जा को छोड़ेगा, ठीक है। और जब नीचे से ऊपर वाली कक्षा में जाएगा तो उस टाइम कितनी ऊर्जा अवशोषित की उसने, H न्यू ऊर्जा। तो जब उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में आएगा तो इलेक्ट्रॉन कितनी ऊर्जा को छोड़ेगा, वो छोड़ेगा E2 - E1। कितनी ऊर्जा, बाहर की कक्षा की ऊर्जा ऋण अंदर की कक्षा की ऊर्जा, इनका जो अंतर होगा, इतनी ऊर्जा को छोड़ते हुए इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, अपने नीचे वाली कक्षा में आ जाएगा। और इस ऊर्जा का मान होगा किसके बराबर, जितनी ऊर्जा की तरंगें वो छोड़ेगा। तो माना H न्यू ऊर्जा की तरंग इसने अवशोषित की थी और H न्यू ऊर्जा की तरंगें माना उसने छोड़ी। तो यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ से नीचे आते समय न्यू आवृत्ति की तरंग छोड़ते हुए नीचे आ रहा है तो उस समय उत्सर्जित ऊर्जा का मान होगा H न्यू। तो ये ऊर्जा अंतराल कहलाता है। दो कक्षाओं के बीच का ऊर्जा अंतराल क्या हो गया, E2 - E1, और ये किसके बराबर हो गया, H न्यू के बराबर। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला कि
किसी कक्षा में गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को उत्सर्जित नहीं करता है। जब से इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा कहीं से प्राप्त होती है तो ये इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में पहुंच जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में कहलाता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 10⁻⁸ सेकंड तक ही रहता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को छोड़ते हुए, ऊर्जा को उत्सर्जित करते हुए निम्न कक्षा में आता है और उत्सर्जित ऊर्जा का मान जो है ये E2 - E1 बराबर hν होता है, जहाँ E2 क्या है उच्च कक्षा की ऊर्जा और E1 क्या है निम्न कक्षा की ऊर्जा। या E2 का मतलब है उच्च ऊर्जा स्तर, E1 का मतलब है निम्न ऊर्जा स्तर। तो इन ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर जो मान आएगा उतने ही मान की ऊर्जा को छोड़ते हुए इलेक्ट्रॉन क्या आएगा नीचे वाली कक्षा में प्रवेश करेगा। या नीचे वाली कक्षा से उच्च कक्षा में इलेक्ट्रॉन अगर जाना चाह रहा है तो उसको कितनी ऊर्जा चाहिए। अगर यहाँ से यहाँ जाना चाह रहा है तो उसका मान होगा E1 - E2। इसका मान भी क्या आएगा hν ही आएगा। ठीक है, ये E1 - E2 कहलाएगा अवशोषित ऊर्जा और E2 - E1 कहलाएगा उत्सर्जित ऊर्जा। ये उत्सर्जित ऊर्जा है, ये अवशोषित ऊर्जा। इतनी ऊर्जा को अवशोषित करके इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में पहुंच गया। इतनी ऊर्जा को उत्सर्जित करते हुए इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में पहुंच गया। तो ये जो हैं बोहर के परमाणु मॉडल के इसमें पॉइंट हैं और इसके आधार पे ये पोस्टुलेट भी कहलाते हैं। अब जो है बोहर के परमाणु मॉडल की कमियां। भले ही बोहर का परमाणु मॉडल रदरफोर्ड के मॉडल में बोहर ने रदरफोर्ड के मॉडल में सुधार करके अपना एक मॉडल बनाया जिसको हम बोहर का परमाणु मॉडल कहते हैं, पर इसमें भी कुछ कमियां थी। तो कमियां क्या थी? सबसे पहली जो कमी है वो ये है कि बोहर का जो परमाणु मॉडल है वो केवल ऐसे परमाणुओं के मॉडलों को समझाता है जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोहर के परमाणु मॉडल की कमियां। बोहर के परमाणु मॉडल की कमियां कि यह मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं, एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं या आयनों के मॉडल को ही समझाता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन वाला परमाणु कौन है? जैसे हाइड्रोजन, इसमें क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है इसमें। या आयनित हीलियम है, आयनित हीलियम में क्या होगा? जैसे हीलियम में देखें, हीलियम में 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। आयनित हीलियम में क्या होगा? आयनित हीलियम में हम इसको लिख सकते हैं जैसे ये, इसमें क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। प्रोटॉन 2 ही होंगे, 2 प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन भी 2 ही होंगे। ठीक है, तो आयनित हीलियम में अगर एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल दें तो उस पर एक धनावेश आ जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन रहता है। तो आयनित हीलियम हो गया या आयनित लिथियम हो गया। ठीक है, इसमें क्या होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे। तो इनके मॉडल को आयनित हीलियम, आयनित लिथियम और हाइड्रोजन परमाणु के मॉडल को ही बोहर परमाणु मॉडल से समझाया जा सकता है, क्योंकि इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। जिन तत्वों के परमाणुओं में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनके परमाणु मॉडल को हम बोहर के परमाणु मॉडल से नहीं समझा सकते हैं। ये इसकी कमी थी। दूसरी कमी इसकी ये है कि परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है जब बोहर के अनुसार परमाणु का स्पेक्ट्रम
रेखीय होता है, यानी हाइड्रोजन परमाणु का जो स्पेक्ट्रम है वो रेखीय होता है। हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम रेखीय होता है, इसमें कुछ निश्चित आवृत्ति की रेखाएं प्राप्त होती हैं, बोहर ने इसको समझाई भी। परंतु अगर हम एक अच्छे रिजॉल्विंग पावर वाले स्पेक्ट्रोग्राफ से हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम को देखें तो इसमें एक रेखा अनेक रेखाओं से मिलकर बनी भी प्राप्त होती है। कि सामान्य स्पेक्ट्रोग्राफ से हमें यह पता चलता है कि हाइड्रोजन परमाणु का जो स्पेक्ट्रम है उसमें ये रेखाएं प्राप्त हो रही हैं। परंतु अगर हम अधिक विभेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोग्राफ से हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम देखें तो उसमें यह पता चलता है कि जो एक रेखा हमको दिख रही थी ये रेखा कई रेखाओं की, ये सिंगल रेखा इस जो है कई रेखाओं का समूह है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के परमाणु स्पेक्ट्रम में प्राप्त रेखाएं जो हैं वो कई रेखाओं का समूह होती हैं। इस बात को बोहर नहीं समझा पाए कि ऐसा क्यों होता है कि जो अलग अलग रेखाएं दिख रही थी कि प्रत्येक रेखा कई रेखाओं की समूह क्यों है, इस बात को बोहर नहीं समझा पाए। फिर इसके बाद तीसरी जो कमी है इसकी, इस मॉडल की, कि हाइड्रोजन परमाणु का जो रेखीय स्पेक्ट्रम है उसकी तीव्रता क्या होती है। ठीक है, कि स्पेक्ट्रम में प्राप्त रेखाओं की तीव्रता के बारे में कोई जानकारी ये मॉडल नहीं देता है। इस मॉडल के द्वारा स्पेक्ट्रम में प्राप्त रेखाओं की तीव्रता के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। फिर चौथा इसका जो कमी है कि स्पेक्ट्रम में प्राप्त रेखाओं पर चुंबकीय क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ता है। स्पेक्ट्रम में प्राप्त रेखाओं पर चुंबकीय क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी बोहर नहीं समझा पाए। ठीक है, कि क्या प्रभाव पड़ता है यह नहीं समझाया गया है। चौथा जो है कि बोहर के परमाणु मॉडल में जो प्राप्त रिडबर्ग नियतांक है, हम आगे बोहर के परमाणु मॉडल के द्वारा ये ज्ञात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं उन वृत्ताकार कक्षाओं की त्रिज्या का सूत्र क्या होता है, आर का सूत्र क्या होता है, या यहाँ पर वेग वी का सूत्र क्या होता है। तो जब हम इनके सूत्र निकालेंगे तो वहां पर एक नियतांक आएगा रिडबर्ग नियतांक। तो उस रिडबर्ग नियतांक का मान बोहर ने जो प्राप्त किया कि बोहर द्वारा प्राप्त रिडबर्ग नियतांक का जो मान है वो प्रयोग द्वारा प्राप्त रिडबर्ग नियतांक से अलग आता है। ठीक है, रिडबर्ग नियतांक को आर से प्रकट करते हैं। तो बोहर के परमाणु मॉडल में प्राप्त रिडबर्ग नियतांक का मान प्रयोग द्वारा प्राप्त रिडबर्ग नियतांक से अलग आता है। इस भिन्नता को बोहर का परमाणु मॉडल नहीं समझा पाया। अगली इसकी कमी है इस मॉडल की कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से होना चाहिए, इसको भी ये मॉडल नहीं समझा पाया। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को यह मॉडल नहीं समझा पाया। ये जो हैं बोहर के परमाणु मॉडल की
कमियां हैं। तो आज हमने इसमें नील्स बोहर का परमाणु मॉडल पढ़ा और बोहर के परमाणु मॉडल की कमियां पढ़ी। बोहर का परमाणु मॉडल के अनुसार क्या है कि परमाणु के केंद्र में नाभिक स्थित रहता है, नाभिक पर धनावेश होता है, नाभिक में परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित रहता है, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और इनको इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच वैद्युत आकर्षण, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। दूसरा ये था इसका पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन हर संभव वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज के बराबर होता है और इन कक्षाओं को हम स्थायी कक्षा कहते हैं। mvr बराबर nh/2π यहाँ पे फॉर्मूला था। तीसरा था कि इलेक्ट्रॉन जब किसी कक्षा में चक्कर लगाता है तो ये ऊर्जा को उत्सर्जित नहीं करता है। जब इलेक्ट्रॉन को बाहर से कहीं से उचित ऊर्जा मिल जाती है तो इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को अवशोषित करके किसी उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में जंप कर जाता है। वहाँ उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में कहलाता है। उस उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन 10⁻⁸ सेकंड तक रहता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को उत्सर्जित करते हुए निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में प्रवेश करता है। और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में नाभिक का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है, इसलिए नाभिक की गति को इलेक्ट्रॉन की गति की तुलना में स्थिर माना जा सकता है कि नाभिक इलेक्ट्रॉन की गति की तुलना में क्या है, स्थिर है। तो ये बातें हमने पढ़ी परमाणु मॉडल, इसके परमाणु मॉडल की कमियां पढ़ी। इसके बाद इस पे जो डेरिवेशन है उसको हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।